और ये बात खास तौर पे इसलिए महत्वपूर्ण है कि अमूमन चंबल को जिस दृष्टि से देखा जाता रहा है, उस दृष्टि से इतर इस अंचल से एक से एक बड़े विद्वान निकले हैं, शिक्षाविद, कृषि शास्त्री और तमाम क्षेत्रों में। तो ये पक्ष भी चंबल का सामने आना चाहिए कि चंबल से मतलब भिंड, मुरैना, श्योपुर, ये जो तीन जिले हैं चंबल के, यहाँ से कितने बड़े बड़े लोग निकले हैं उसकी एक बहुत लंबी श्रृंखला है। और उस नाम में, उन नामों का अगर जिक्र करेंगे तो उसमें मुक्तिबोध भी आएंगे, उसमें नवगीत के प्रणेता वीरेंद्र मिश्र भी आएंगे। ऐसे बहुत नाम हैं, कोई एक दो नाम नहीं। तो ठीक उसी तरह डॉक्टर वेद प्रकाश जी खास तौर पे चंबल में, चंबल क्षेत्र को एक उज्जवल धवल छवि दे रहे हैं, ये हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर वेद प्रकाश जी को मैं जितना जानता हूँ, बहुत विनम्र व्यक्ति हैं। हमारे एक बहुत ही संक्षिप्त आमंत्रण पर वे आईटीआई विश्वविद्यालय ग्वालियर में आए और भारत जापान संबंध पर उन्होंने लगभग 2 वर्ष पहले बहुत सुंदर व्याख्यान दिया था, जो आईटीआई विश्वविद्यालय के आर्काइव में सुरक्षित है। डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह जी ने दिल्ली से, आपने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में पीएचडी की उपाधि ग्रहण की और पिछले कुछ समय से जापान के ओसाका विश्वविद्यालय में आप अध्यापन कर रहे हैं। हिंदी का अध्यापन करने के लिए जो विद्वान दुनिया के तमाम देशों में जाते हैं, उनमें डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। आज का जो विषय है भारत जापान संबंध पर केंद्रित, उस पर खास तौर पे डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह जी विस्तार से प्रकाश डालेंगे। लेकिन जब हम भारत और जापान के परस्पर संबंधों पर दृष्टि डालते हैं तो हमें बहुत कुछ याद आता है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, जापान से जो सबसे पहले विद्यार्थी भारत में अध्ययन के लिए आए थे, आधुनिक काल की बात कर रहा हूँ, तो उसमें एक उसके बाद वो निकल गए। कोई कील का उनको पता चला, वो गंभीर घाव बन गया और वो उस से शताब्दी के भी शुरुआत काकुरा का रहा। भारत आते यहाँ तक इतना बढ़िया। मुझे लगता है आदरणीय जयंत सिंह तोमर जी का नेटवर्क चला गया है। हम जल्दी उनसे जुड़ने का निवेदन करेंगे। जी जयंत जी। जी, जी क्षमा चाहूंगा, नेटवर्क की गड़बड़ी थी। तो इस संदर्भ में मुझे खास तौर पे जो विद्वान याद आते हैं, उनमें एक साईजी माकिनो का मुझे स्मरण है और बहुत शिद्दत के साथ मैं उनको याद करता हूँ। और इसलिए भी कि वो शांति निकेतन में रहे जापानी भाषा के अध्यापक के रूप में। और शांति निकेतन जाने से पहले साईजी माकिनो ग्वालियर के पास नूराबाद में एक स्कूल खुला था,
उस स्कूल में कृषि विज्ञान पढ़ाने के लिए आए थे। ये लगभग 70 के दशक की शुरुआत की बात है। और बहुत बाद में साईजी माकिनो, जो अपने नाम के आगे महेंद्र शब्द जोड़ते थे, वो शांति निकेतन पहुंचे थे। उनके अलावा और भी कई विद्वान जापान से भारत आए हैं, जिनके विषय में डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह जी बताएंगे। लेकिन भारत से जापान जाने वाले जो लोग हमको याद आते हैं, उसमें क्रांतिकारी रासबिहारी बोस की हमको याद है, और उनके साथ साथ जो लोग भी जापान में गए, उन सबको हम लोग बहुत सम्मान के साथ याद करते हैं। तो ये एक सांस्कृतिक और साहित्यिक संबंध है, और उसके साथ साथ बहुत कुछ है। हमको याद है कि मदर पौंडीचेरी में आने से बहुत पहले जापान में थी, और रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ उनका एक चित्र हमको दिखाई देता है, और किस तरह वो जापान से भारत आई, महर्षि अरविंद के साथ उन्होंने साधना की। वो एक अपने आप में इतिहास है। आज के इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए फूजे गुरुजी महात्मा गांधी और भारत जापान संबंध है, इस पर डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह जी अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। फूजे गुरुजी महात्मा गांधी के संपर्क में आए थे, और किस तरह से परस्पर प्रभावित हुए, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है। मैं बहुत आदरपूर्वक डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह जी से अनुरोध करूंगा आज का वक्तव्य देने के लिए। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं आईटीएम विश्वविद्यालय में जीएसडीएस फोरम का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि भारत जापान संबंध पर मैं कुछ बोल सकूं। और ये मेरा दूसरा अवसर है जब मैं आईटीएम विश्वविद्यालय से जुड़कर कुछ बोल पा रहा हूं, जिसकी तरफ जयंत भाई ने जिक्र किया, संकेत किया। 2 साल पहले, 2 नहीं 2.25 कहना चाहिए, लगभग 3.25 साल पहले 2020 में मार्च में मैं पहली बार आईटीएम विश्वविद्यालय आया और देखा कि निजी विश्वविद्यालय की जो छवि है, मन में पूर्वाग्रह होते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र के मन में, या जो भी सरकारी संस्थानों में पढ़े हैं, कि शायद ऐसा होगा। लेकिन इतनी अच्छी तरीके से रमाशंकर जी ने विश्वविद्यालय बनाया है, और वहाँ आकर मुझे बोलने का अवसर मिला, तो मैं उस दिन को, उस अवसर को नहीं भूल पाता हूँ। दूसरी बार अभी 2 दिन पहले ही जयंत भाई ने बोला कि आप हमारे इस मंच पर बोलने के लिए आए, तो मैं ना करने का कोई कारण भी नहीं ढूंढ पाता हूँ। व्यस्तता के तरीके होते हैं बहुत सारे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मुझे बुला रहे हैं, और मैं कुछ भी अगर कह पाने लायक हूँ तो मैं कहूँगा। तो मैं बहुत धन्यवाद आपको व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे ये मंच दिया है, अवसर दिया है। और भारत जापान संबंध पर लगातार पढ़ते हुए, बात करते हुए, जो बातें मैंने अभी तक अपने मन में एक तरीके से इकट्ठी की हैं, उनको आपसे साझा करूँगा। उसमें बहुत सारी बातें हो सकता है आप पहले से जानते हो। मैं कोई नई बातें आपको बताने के लिए यहाँ पर प्रस्तुत नहीं हूँ। अधिकतर बातें चर्चित हैं, प्रचलित हैं, वही बातें आपसे मैं इस मंच पर साझा करूँगा। पहला बातचीत का जो हिस्सा है वो आपको विषय में स्पष्ट हुआ होगा कि भारत जापान संबंध है। दूसरा है गांधी जी और निचिदात्सु फूजी, उनके संदर्भ में मुझे अपनी बात यहाँ पर रखनी है। तो भारत जापान जो संबंध है, वो दुनिया भर के अनेक देशों के साथ भारत के संबंध ऐतिहासिक, न जाने कब से कौन सा तार किस देश का भारत से जुड़ा है। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि संस्कृति का एक धागा, तार कहाँ से कहाँ सिल दिया गया है, कोई नहीं जानता। तो ऐसे ही न जाने कितने धागे कितने देशों के बीच में सिल दिए गए हैं, कोई नहीं जानता। मैं उनमें से कुछ धागों के बारे में, जो जापान और भारत के बीच हैं, लगभग 1500 साल पहले से ये धागे बनने, जुड़ने शुरू हुए, उसके बारे में कुछ बातें करूंगा। और
आधी बातचीत का जो हिस्सा रहेगा वो फिर गांधी जी और निचिदात्सु फूजी की मुलाकात, और जो 3 बंदर आपको पता होंगे, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो और बुरा ना सुनो, उसके बारे में कुछ रोचक बातचीत करके अपनी बात खत्म करूंगा। तो पहले आते हैं बातचीत का पहला हिस्सा जो है कि भारत जापान संबंध। आप सबको विदित होगा, जानते हैं कि बौद्ध धर्म से जापान प्रभावित हुआ है और बौद्ध धर्म यहाँ पे राजधर्म भी बना लगभग 6ठी शताब्दी के आसपास। यहाँ पे जापान के एक युवराज थे शोतोकू। तो उनसे पहले जब वो युवराज थे, उनसे पहले ये धर्म यहाँ पर चीन कोरिया होते हुए आ गया जापान में। लेकिन जब युवराज शोतोकू का प्रभाव हुआ, एक तरीके से कहें कि सत्ता उनके पास आई नारा के समय में, नारा का युग चल रहा था। नारा तब राजधानी थी, शायद नारा से पहले कोई गांव भी था। लेकिन उस समय जब राजधानी अब तो टोक्यो है, ओसाका वगैरह थी, क्योतो भी थी, नारा का जो समय चल रहा था, उस समय उन्होंने जापान का राजधर्म जो है बौद्ध धर्म को घोषित किया और बौद्ध धर्म एक तरीके से यहाँ पर राजधर्म के रूप में स्वीकृत हुआ। एक तो पहला एक संबंध का तार तब जुड़ता है कि गौतम बुद्ध का जो धर्म है वो भारत से अनेक देशों में फैलते हुए जापान पहुंचा। तो संबंध का पहला सूत्र धार्मिक है, जहां से जुड़ा। लेकिन भारत के एक कहें कि विद्वान जो लगभग मुझे लगता है तमिलनाडु के आसपास के किसी क्षेत्र से थे, उनके बारे में बहुत कम जानकारियां हैं। बोधिसेन नाम था उनका। वो चीन की राजधानी जो प्राचीन थी वहां से जापान आए और वो पहले भारतीय हैं, विदित जो जानकारी मिली है, पहले भारतीय हैं जो जापान में आज से लगभग 1500 साल पहले 7वीं शताब्दी में आए और फिर उन्होंने यहीं पर अपने पूरा जीवन यहीं पर बिताया। यहीं पर एक तरीके से कहें उनका देहांत हुआ। ओसाका में रहे, जहां मैं हूं इस समय। ओसाका विश्वविद्यालय में पढ़ाने का मुझे अवसर 2017 से मिल रहा है। तो ओसाका आए, ओसाका रहे। फिर ओसाका के पास ही एक शहर है नारा, जिसका मैंने जिक्र किया। नारा में एक मंदिर शोतोकू ने बनवाया था, युवराज शोतोकू ने, होर्योजी। और उसी के पास एक और दूसरा मंदिर बन रहा था, तोदाई जी। तोदाई जी में इस समय बुद्ध की बहुत बड़ी कांसे की मूर्ति है, जो बुद्ध बैठे हुए मुद्रा में हैं, लेकिन ये विश्व की बड़ी मूर्तियों में से एक आती है इस तरीके से। तो उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करनी थी, तो बोधिसेन आए थे और उन्होंने वो प्राण प्रतिष्ठा 7वीं शताब्दी में यहाँ पे जापान में की। तो एक तरीके से कहें कि जापान का भारत से धार्मिक के अलावा व्यक्तिगत संबंध भी स्थापित हुआ और उनकी समाधि, कब्र, जो कुछ कहें, वो नारा में है। उसे देखने का मुझे अवसर नहीं मिल पाया क्योंकि बहुत सारे जापानी लोग नहीं जानते हैं, विद्यार्थी भी नहीं जानते हैं कि कहाँ है उनकी समाधि। रास बिहारी बोस की समाधि देखने का तो मुझे अवसर मिला, जो यहाँ पर है तामाबोची टोक्यो में। लेकिन मैं बोधिसेन के बारे में बहुत जानकारी नहीं इकट्ठी कर पाया। तो बोधिसेन ने यहाँ पे संस्कृत का भी मुझे लगता है एक तरीके से पढ़ाने का काम भी किया। और कुछ लोग मानते हैं, हालांकि विवादास्पद है, फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि जापान की 3 लिपियां हैं, हिरागाना, काताकाना और कांजी। जो हिरागाना के 5 स्वर कह सकते हैं, आ, ई, उ, ए, ओ, ये संस्कृत से आए हैं। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, कुछ लोग ऐसा मना करते हैं। मुझे पता नहीं कि सत्य क्या है। मैं बस एक जिज्ञासु व्यक्ति कह सकते हैं, विद्यार्थी हूँ, शोधार्थी नहीं हूँ बहुत ज्यादा। तो ये चीज कुछ लोग कहते हैं कि ये बोधिसेन ने जब यहाँ संस्कृत का अध्यापन किया, पढ़ाई, तो उससे 2 लिपियां हिरागाना, काताकाना भी बनी और वो संस्कृत से प्रभावित हैं। और तब वह संस्कृत जो है वो सिद्धम लिपि में पढ़ाई जाती थी। वो सिद्धम आज भी यहाँ पे प्रचलित है, जो भारत में शायद बहुत कम लोग इसको जानते होंगे। संस्कृत को आज भी यहाँ कोयासान में, जो बुद्ध एक तरीके से कहें विचार का केंद्र है, कोयासान, वहाँ सिद्धम कहते हैं संस्कृत को। तो उन्होंने प्रचलित कराई और वहां से हिरागाना, काताकाना निकला। ये थी लगभग कहें कि 1500 साल पुरानी बात। उसके बाद में समय बदला, भारत के प्रति लोगों की बातें वैसी नहीं रही जैसे ही पहले थी।
उस समय भी भारत को बहुत बड़ा नाम दिया जाता था। एक तरीके से तेंजिकू कहा जाता था भारत को। अब तो इंदो कहते हैं, जापानी भाषा में इंदो मतलब भारत है, इंदो। पहले तेंजिकू कहा जाता था। तेंजिकू का मतलब जापानी में होता है हेवन, स्वर्ग। यानी तीन ही देश थे जापान की नजर में, जापान, चीन और भारत। तो तेंजिकू मतलब पश्चिम में जो उनके लिए स्वर्ग है, बुद्ध की धरती है, उसके लिए उन्होंने नाम दिया, भारत को तेंजिकू कहते थे। इसके बाद आते हैं हम मध्यकाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे भारत का संबंध जुड़ता है अब बौद्ध धर्म के बाद के साथ साथ हिंदू धर्म के देवी देवता भी आए। आप जब यहाँ पर मंदिरों में जाएंगे, अ, जो बौद्ध मंदिर हैं यहाँ पर, तो देखेंगे कि उनमें हिंदू देवी देवता भी, जैसे सरस्वती बेंजाई तेन के रूप में, गणेश, अनेक देवी देवता आपको दिखाई दे जाएंगे, क्योंकि कैसे बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म समाहित सा हो गया है, जिसकी तरफ बाद में मैं फिर से अपनी बात रखूंगा कि गांधी जी के एक वाक्य में भी ये आता है। लेकिन गांधी जी कभी जापान नहीं आए, लेकिन ये बात उन्होंने ना जाने कैसे पहचान ली, और निचिदात्सु फूजी जी के संदर्भ में मैं फिर से इस बात को बोलूंगा। अब आते हैं लगभग 15वीं-16वीं शताब्दी में जापान में पुर्तगालियों के द्वारा यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार हुआ। ईसाई धर्म के प्रचार में भी भारत का संदर्भ जुड़ता है। भारत में जो लोग गोवा गए होंगे, वहां पर उन्होंने जोसेफ फ्रांसिस या ऐसे ही कोई ईसाई पादरी थे, उनकी अस्थियां या अवशेष देखे होंगे। मुझे देखने का अवसर मिला है गोवा विश्वविद्यालय में, मेरे मित्र ने वो मुझे दिखाई चर्च, जहां पर जो फ्रांसिस जोसेफ, अगर मैं नाम भूल नहीं रहा हूं, तो उनकी अस्थियां या उनका शव या जो कुछ है वो उसे सुरक्षित रखा गया है एक कांच के बॉक्स में। वो जापान आए थे ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए, और फिर उनकी चीन में मृत्यु हुई और भारत में किसी तरीके से उनको एक तरीके से कहें सुरक्षित रखा गया है। उन्होंने भी भारत जापान संबंध जोड़ने का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कार्य किया। उसी समय के आसपास पहली बार 4 जापानी युवक जो कि रोम जा रहे थे और उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार करने का जिम्मा ले लिया था, वो पहले जापानी थे शायद इतिहास में। सभी लोग ऐसा शोध कर रहे हैं कि कौन कौन थे। तो पहले जापानी वो युवक थे जो गोवा उतरे थे और फिर वहां से रोम गए, और रोम से होते हुए जापान आए। जापान में आकर वो कुछ साल बाद ही उन लोगों की मृत्यु हो गई, चारों युवकों की। तो पहले जापानी थे जो उस समय 16वीं शताब्दी के आसपास या उसके बाद भारत की धरती पर उन्होंने पैर रखे थे, बस गोवा। इसके बाद का संबंध तार मैं खोज रहा हूं कि कौन थे आधुनिक काल में जो पहली बार जापान और भारत को जोड़ने वाले धागे के रूप में, या व्यक्ति, शख्सियत कौन थे, कौन पहली बार जापान आए या कौन उसके बाद जापान से भारत गए। तो एक किताब है, मैं उसमें पढ़ रहा हूँ, एक तरीके से कहें कि व्यक्ति हैं जो इंग्लैंड भी गए और फिर उसके बाद उन्होंने भारत में भी किसी तरीके से बुद्ध की धरती पर चरण अपने कदम रखे, वो पहुंचे। ये बात है 19वीं शताब्दी के आखिरी दशकों की। और उसी समय विवेकानंद यहाँ आए थे 1893 में। ये आधुनिक काल की सबसे बड़ी घटना में से एक है। विवेकानंद का जिक्र अनेक लोग करते हैं भारत जापान संदर्भ में, और उनके उस वाक्य को सभी लोग दोहराते हैं, मैं भी दोहराता हूँ, क्योंकि वो बात आज से लगभग 128 साल पहले कही गई थी, या उससे भी ज्यादा शायद हो चुके हैं। हाँ, और वो बात जापान के बारे में उन्होंने कही थी कि हर भारतीय युवक को एक बार अपनी जिंदगी में जरूर जापान आना चाहिए। जो बात उन्होंने 1893 में कही थी, वो बात आज भी वैसी की वैसी ही सत्य है। मुझे लगता है हर भारतीय युवा को कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए जापान आकर रहना चाहिए, जापान भ्रमण करना चाहिए। जापान के लोगों का एक तरीके से कहें अदृश्य देश प्रेम जो दिखता नहीं है लेकिन है, वो महसूस करने के लिए आना चाहिए। लेकिन उनसे पहले एक नाम छूट जाता है जिसका जिक्र इतिहास में बहुत कम मिलता है। पंडिता रमाबाई आई थी विवेकानंद से भी पहले, यहाँ से भारत आते हुए या जाते हुए उनकी भी यात्रा का जिक्र मिलता है।
लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने यहाँ पर किस तरीके की बातचीत की, कहाँ कहाँ रहीं और किन किन लोगों से मिली, या उनका लिखा हुआ मुझे कुछ मिला नहीं। बस संकेत मिला है कि वो जापान आने वाली एक तरीके से कहें कि पहली बड़ी शख्सियत हैं जो भारत आई, विवेकानंद से भी कुछ साल पहले। ये बात लगभग मुझे लगता है 1889 या 90 के आसपास की है। विवेकानंद से 4-5 साल या कुछ साल पहले की बात है, वो आई थी यहाँ पर। यह हो सकता है मैं साल गलत कर रहा हूँ। मैंने कहा मैं सिर्फ जिज्ञासु विद्यार्थी हूँ, कोई बहुत बड़ा शोधार्थी नहीं हूँ जो इस विषय पे आपको बहुत नई बातें बता पाऊँ। फिर इसके बाद बात आती है व्यापार की। टाटा बंधु यहाँ पर आए विवेकानंद के आने के कुछ एक आध साल बाद ही, और उन्होंने मुंबई और जापान के बीच में जलमार्ग से व्यापार की शुरुआत की। और यहाँ पर एक उद्योगपति थे एई सावा, तो उनसे उन्होंने समझौता किया, संबंध बनाया, और भारत जापान का सीधा संबंध एक तरीके से व्यापार, कपास मंगाते थे भारत से और यहाँ से कपड़े निर्यात करते थे, भेजते थे भारत को। ऐसा संबंध बना और उससे एक तरीके से कहें भारत जापान का संबंध अनेक क्षेत्रों में फैलने लगा। धर्म के बाद व्यापार, और व्यापार के बाद आपसी जो लोगों का एक तरीके से कहें सांस्कृतिक आदान प्रदान होने लगा। उसी समय की बात है कि भारत के लोग यहाँ आए, व्यापार शुरू हुआ। तो यहाँ के राजाओं ने, क्योंकि मेजी रेस्टोरेशन हो चुका था 1868 में, आधुनिक काल भारत जापान का शुरू हो चुका था, शिक्षा व्यापक पैमाने पर फैल रही थी, तो उन्होंने उसी समय 1908-9 के आसपास ही सोचा कि भारत की जो भाषा है उसको हमें सीखना सिखाना चाहिए, ताकि हम भारत से जो भी सामग्री है, चीज़ें हैं, जानकारी है, ज्ञान है, उसका अनुवाद भी कर सकें, उसको पढ़ा भी सकें। तो टोक्यो में एक तरीके से कहें कि हिंदुस्तानी उस समय कहते थे, हिंदुस्तानी भाषा शुरुआत हुई पढ़ाने के लिए। और टोक्यो के बाद ओसाका में 1921 में भाषा अध्यापन की शुरुआत हुई। उस समय हिंदुस्तानी कहते थे, हिंदी आप कह सकते हैं, या उसका पुराना रूप जिसमें उर्दू या अरबी फारसी के शब्द बहुत आयत में थे, और लिखा भी उसके नख्तालिस में ही जाता था। लेकिन हम हिंदी वाले कहते हैं कि हाँ, लिपि भले उसकी अलग हो, लेकिन हाँ उस समय उसे हिंदुस्तानी या हिंदी भी कहने वाले लोग थे। ये संबंध हुई भारत और जापान के संबंध के 1500 साल से लेकर अभी 20वीं शताब्दी तक की बात। इसमें बहुत सारी बातें हैं। जापान किस तरीके से पश्चिम को देखता था, उसमें ऐसे लोग भी हुए जिन्होंने एशिया को प्रमुख माना और जापान से भारत गए, ताकि उन्होंने सोचा कि भारत और जापान का संबंध जैसा है उसको और प्रगाढ़ बनाना चाहिए, राजनीतिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर। अनेक लोग भारत आए और शांति निकेतन का बड़ा नाम है उसमें कि वहाँ पर आए। दूसरी बड़ी बात है, गांधी जी से मिलने वाले लोगों की संख्या भी बहुत बड़ी थी। और तीसरी बड़ी संख्या थी जो बौद्ध धर्म से जुड़े व्यक्ति थे, जो बिहार, बोध गया जाते थे। उनमें एक ऐसे भी लोग थे जो ईसाई धर्म से जुड़े थे और अपने प्रचार के लिए भी भारत जाते थे, या राजनीतिक कारणों से जाते थे, या व्यापारिक कारणों से जाते थे। तो ये सारे लोग जापान से भारत और भारत से जापान आने लगे थे, बहुत सारे लोग। उनके बारे में सभी जानकारी तो पुस्तक रूप में आ पाएगी कभी, अगर कोई किताब लिखी गई इस तरीके की। तो कुछ संक्षिप्त बातचीत मैं करता हूँ। जैसे बड़े बड़े एक तरीके से कहें कि लोग हैं, उनकी बातचीत करता हूँ कि कौन पहले आए थे। हिंदी के विद्यार्थी के लिए रोचक होगा जानना कि हिंदी के एक लेखक हैं अध्यापक पूर्ण सिंह। अध्यापक पूर्ण सिंह के कुछ निबंध हैं, पढ़ाए जाते हैं हम लोगों को। जब वो विद्यार्थी थे तो सन 1900 में यहाँ पर विज्ञान पढ़ने के लिए आए थे, और यहाँ से 3 साल पढ़ने के बाद फिर वो भारत लौटे। उनके बारे में अनेक लोग आए पंजाब से और अनेक जगहों से शोध करने के लिए, लेकिन उनको बहुत जानकारी नहीं मिली कि वो उन्होंने क्या क्या किया, यहाँ पर किन किन लोगों से मिले, कैसी गतिविधियाँ थीं। उनका कुछ लिखित प्रमाण, साहित्य कुछ मिले तो नहीं मिला। लेकिन एक तार बड़ा अनोखा मिलता है जिसकी तरफ संकेत किया जयंत भाई ने।
रास बिहारी बोस और अध्यापक पूर्ण सिंह एक तरीके से कहें एक ही संस्थान में नौकरी करते थे। और जब रास बिहारी बोस ने वहां पर वायसरॉय पर बम का हमला किया दिल्ली में, और वहां से 1912-11 के बाद बचते बचाते छिपते छिपाते और जापान पहुंचे 1915 में, तो वो भी उसी संस्थान में काम करते थे जहां पर अध्यापक पूर्ण सिंह काम करते थे। तो 1915 की ये जो घटना है, एक तरीके से कहें कि जब वो जापान आए और उन्होंने आधुनिक काल में, टैगोर से पहले की बात है ये, टैगोर के आने से या जापान आने से पहले एक बहुत बड़ी बात है ये। रास बिहारी बोस को बहुत कम लोग भारत में इस तरीके से जानते हैं, जिन्होंने भारत और जापान का सांस्कृतिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे बहुत बड़ा नाता संबंध स्थापित किया है, अभी भी है जड़ों में। सुभाष चंद्र बोस का नाम इतिहास में बहुत अमर है, बड़ा नाम है, लेकिन रास बिहारी बोस का जापान में बहुत बड़ा काम है जिसे लोगों को जानना चाहिए। तो 1915 में आए, 1945 में जनवरी में उनका देहांत हुआ, लेकिन उन्होंने जो लगभग 30 साल जापान में बिताए, उसमें एक तरीके से कहना चाहिए जड़ों में भारत पहुंचा दिया। घरों में, हर दुकान में, हर जगह भारत पहुंचा हुआ है, क्योंकि एक दुकान का नाम था जिस परिवार से उनकी शादी हुई, नाकामुरा परिवार था, उसकी बेटी से उनका विवाह हुआ, जहां छिपे थे वो, उन्होंने शरण दी थी रास बिहारी बोस को, और उन्होंने यहाँ पे क्रांतिकारी गतिविधियां की, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, तमाम बहुत सारे काम है, उस पर किताब भी है, जापानी, हिंदी, अंग्रेजी में सब कुछ है। तो उन्होंने एक करी, एक तरीके से कहें जो जापानी भारतीय सब्जी है करी, उसको यहाँ पर प्रचलित किया, जिसको नाकामुरानो करी कहते हैं। और रास बिहारी बोस का नाम यहाँ पे नाकामुरानो बोसु है, नाकामुरा के बोस, नाकामुरा के दामाद बोस। तो एक तरीके से कहें घर घर में बोस पहुंचे हुए हैं, भले लोग ना जानते हो, जापानी लोग जो विद्यार्थी हैं नए लोग ना जानते हो, लेकिन वो हर जगह हैं, दुकानों में दिखते हैं कि नाकामुरा ब्रांड की सब्जी जो बिक रही है उसमें रास बिहारी बोस का जिक्र कहीं कहीं मिलता है, यहाँ के टेलीविजन में भी दिखाया जाता है। फिर टैगोर आए, टैगोर यहाँ पे अनेक बार आए, 5 बार लगभग आए। ओसाका विश्वविद्यालय का तो नहीं, टोक्यो विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का या किसी का चित्र मिलता है कि विद्यार्थी भी उनसे मिलने गए, वो चित्र बहुत प्रचलित है। वो यहाँ पर आए, उन्होंने हाइकू का भी बंगाली में अनुवाद किया, और एक तरीके से कहें कि जापानियों के लिए बहुत बड़ी बात थी कि एशिया का सबसे पहला नोबेल प्राइज साहित्य में मिला, और वो जापान आए, जापान को इतना पसंद करते थे। उन्होंने भी शांति निकेतन हो, भारत या जापान का प्रगाढ़ संबंध बनाने में अभूतपूर्व योगदान दिया। अनेक मित्र बनाए, उनके मित्र भी भारत आए, कवि मित्र भी जापान आए, उनका पत्र व्यवहार भी प्रचलित है, और उनसे विवाद भी भारत में खूब पढ़ाया जाता है। तो ये टैगोर तक की बात हुई। टैगोर के बाद अगर हम लोग आते हैं तो मुझे फूजी गुरुजी के बारे में अब यहाँ पे बात शुरू कर देनी चाहिए कि फूजी गुरुजी लगभग 1931 में टैगोर यात्रा के बाद, रास बिहारी बोस और टैगोर की ये यात्रा के बाद, मुझे फूजी गुरुजी के बारे में मुझे लगता है यहाँ से बात शुरू करने का सही मौका है। 1931 में वो आ जाते हैं और 2 साल तक गांधी जी से मिलने का समय वो कोशिश करते हैं कि मिलें, और साथ में अपना बौद्ध धर्म का प्रचार और भगवान बुद्ध से जुड़े जो स्थल थे उनको घूमना, श्रीलंका जाना, श्रीलंका में उनसे जुड़े जो अवशेष थे उनको लेकर आना, ये सब कुछ काम भी वो कर रहे थे। 1933 में उनकी मुलाकात अंततः गांधी जी से होती है, और कैसे दोनों, मतलब गांधी जी के जीवन पर तो बहुत बड़ा असर नहीं दिखाई देता, लेकिन गांधी जी का जो जीवन आचरण था या गांधी जी के जो प्रवचन हैं, गांधी जी की जो प्रार्थना है, उसमें निचिदात्सु जी का एक प्रभाव उल्लेखनीय है, और निचिदात्सु फूजी जी के जीवन पर गांधी जी का उल्लेखनीय प्रभाव तो उनकी आत्मकथा का शीर्षक ही दिखाई देता है। तो दोनों एक दूसरे से प्रभावित हुए, प्रभावित किया भी। तो फूजी, निचिदात्सु फूजी वहां पहुंचे 1933 में वर्धा आश्रम। ये बात है 4 अक्टूबर 1933 की। 4 अक्टूबर 1933 को सुबह वर्धा आश्रम पहुंचे। उनको लेने जमनालाल बजाज जी वहां पर पहुंचे थे, उनको लेकर वो घर गए, और शाम को 4 बजे गांधी जी ने उनको 15 मिनट का समय दिया था
कि बहुत सारे लोग मिलने आते थे दुनिया भर से, तो 15 मिनट का उनको समय था कि आप 4 बजे आइए और फिर बात करेंगे, जो भी है बात करनी है, समय ले रहे थे। गांधी जी के पास वो गए, उनको अंग्रेजी नहीं आती थी निचिदात्सु फूजी जी को। निचिदात्सु फूजी के बारे में थोड़ा सा मुझे लगता है उनको उनके बारे में थोड़ा और बताना चाहिए मुझे, कि उनका जन्म 1885 में यहाँ पे जापान में हुआ। उन्होंने जापान में एक बौद्ध धर्म की एक शाखा पूरी उसको बनाया। बहुत बड़ा नाम है निचिदात्सु फूजी, जापान में बौद्ध धर्म के बारे में बहुत बड़े संत, बहुत बड़े महात्मा, बड़ा नाम था उनका, यहाँ पर बहुत बहुत बड़ा काम था उनका। और निचिरेन नामक एक तरीके से कहें संघ की स्थापना की उन्होंने, शाखा थी, निप्पोन जान उसका नाम था। फिर वो गांधी जी से मिलने पहुंचे, अंग्रेजी नहीं जानते थे, हिंदुस्तानी हिंदी नहीं जानते थे। उनके साथ एक उनके शिष्य थे ओकित्सु जी, उनको अंग्रेजी आती थी। उन्होंने मध्यस्थ का काम किया गांधी जी के और उनके बीच में बातचीत हुई। जब वो गांधी जी के पास पहुंचे सामने, तो उन्होंने 3 बार गांधी जी के आगे ताली बजाकर, जो कि जापानी पूजा का तरीका है, जापानी जब किसी मंदिर में जाते हैं, यहाँ पर तेरा कहते हैं, तेरा या देरा, तब ऐसे करके भगवान की जो प्रार्थना होती है, कुछ भी होती है, उन्होंने 3 बार ताली बजाई। इसका अर्थ मैं पढ़ तो चुका था, लेकिन समझा जब यहाँ मंदिरों में लोगों को देखता ताली बजाते हुए कि ये ईश्वर के सामने की जाने वाली प्रार्थना जैसी है। फिर उन्होंने 3 बार एक मंत्र का उच्चारण किया, नाम्यो हो रेंगे क्यों, नाम्यो हो रेंगे क्यों, नाम्यो हो रेंगे क्यों। ये एक भारतीय सूत्र है जिसको कहते हैं लोटस सूत्र या कमल सूत्र या सद्धर्म पुंडरीक सूत्र। ये चीन से होते हुए कुमार जी से होते 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 जापान आया। जापान में फिर इसको अब निचिरेन का सूत्र माना जाता है, लोटस सूत्र है ये, इसका उच्चारण किया। फिर उन्होंने गांधी जी को 2 चीजें दी। एक थी चावल के जापानी कुरकुरे, बड़े विस्तार से उन्होंने आत्मकथा में सारी बातें लिखी हैं। मैं इस विस्तार शब्द पर बड़े जोर देना चाहता हूं कि बड़े विस्तार से उन्होंने लिखा है कि उन्होंने एक जापानी पंखा, जो हाथ का पंखा होता है जापानी तरीके से, आपने देखा होगा, और चावल का जो कुरकुरा है वो दिया गांधी जी को। तो गांधी जी ने ऐसी बात की उनको, जो उनको लग गई थोड़ी सी, जो उनके अनुवादक थे, शिष्य थे, कि क्या आप इससे भारत को जीतना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोग राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं, और ये तो हमारी आपके प्रति जो श्रद्धा है उसको हम प्रदर्शित करना चाहते हैं। इससे भारत को क्यों, हम ऐसा क्यों करेंगे? हमारा व्यापार से कोई संबंध नहीं है। उस समय गांधी जी के मन में थोड़ा जापानी जो व्यापार था, नीतियां थी, तरीके थे, उसके प्रति थोड़े तल्ख थे। तो उन्होंने ऐसी बात की। फिर उसके बाद गांधी जी ने थोड़ा हंसते हुए प्यार से कहा कि जापानी चीजें बड़ी सुंदर होती हैं, और चावल की जो पन्नी थी उसके कागज या जो कुछ रहा हो उसको कहा क्या इसको भी खाते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, इसको नहीं खाते हैं, उसके ऊपर कलात्मक कुछ कागज रहा होगा। तो इतने विस्तार से, इतने सूक्ष्म तरीके से वो सारी बातें की, और समय बीत गया तो भी बात होती रही मध्यस्थ के रूप में। निचिदात्सु फूजी जी ने कहा कि मैं यहाँ पर दोबारा से बौद्ध धर्म को रिवाइव करना चाहता हूँ, उसको पुनर्जागृत करना चाहता हूँ, उसको भारत में जितना वो पहले था अशोक के समय पर, वैसा मैं करना चाहता हूँ। अशोक का जिक्र नहीं किया था उन्होंने, ये मेरा शब्द है, लेकिन पुनर्जागृत उन्होंने कहा। तो गांधी जी ने इसका समाधान किया, जिसका मैंने पिछले संकेत किया कि गांधी जी ने अपने तरीके से उसका समाधान किया कि आप चाहते हैं कि बुद्ध की शिक्षा यहाँ पर लोग दोबारा से माने, तो मैं कह देना चाहता हूं कि हिंदू धर्म ने बौद्ध धर्म की अधिकतर शिक्षाओं को अपना लिया है, और वो अन्य देश, जो दुनिया के देश हैं, चाहे वो बर्मा और सारे देशों के बारे में जानते थे गांधी जी, और वहाँ पे जिस तरीके से बौद्ध धर्म में हिंसा जुड़ चुकी है, उसका शायद संकेत कर रहे थे कि उनसे ज़्यादा भारत में बुद्ध की शिक्षा आप देख सकते हैं। फिर उन्होंने, गांधी जी ने उनको फूजी गुरुजी कहते थे उनको, लेकिन इस मुलाकात के समय वो निचिदात्सु फूजी थे। 2 महीने वो आश्रम में रुके वर्धा में, तब गांधी जी ने उनको नाम दिया फूजी गुरुजी। तो फूजी गुरुजी को उन्होंने कहा कि आप हिंदुस्तानी या हिंदी सीख लीजिए ताकि आप भारत के लोगों से बात कर पाएं और
पाली और संस्कृत भाषा भी सीखिए, ताकि आप यहाँ पे जो ग्रंथ हैं, साहित्य है, उसका भी अध्ययन कर पाए। तो वो 2 महीने तक रहे, उन्होंने कुछ एक शब्द सीखे। इन सब का बड़ा रोचक वर्णन उन्होंने अपनी आत्मकथा, जिसका नाम है माई नॉन वायलेंस एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए बुद्धिस्ट, जापानीज बुद्धिस्ट, ये किताब अंग्रेजी में है। हिंदी में मेरा मन था कि इसका अनुवाद मैं कर पाता, लेकिन मैं नहीं कर पाया अनेक कारणों से। पढ़ी किताब, तब सोचा था कि इसका अनुवाद अगर कोई करवाए प्रकाशक तो मैं इसका अनुवाद कर दूं, बड़ी अच्छी किताब है। तो ये सारी चीजों का जिक्र उन्होंने किया, लेकिन जो 3 बंदरों की मूर्ति है, त्रिमूर्ति, जिसे गांधी जी की शिक्षा हर किताब में हम लोगों ने पढ़ा है स्कूल में, उसका जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं किया, इसे मुझे देखकर एकदम से अचरज होता है, क्योंकि भारत में ये प्रवाद या तथ्य लोग मानते हैं। मैं तो इसको कहूंगा कि तथ्य नहीं है ये, लेकिन मानते हैं कि फूजी गुरुजी ने गांधी जी को वो 3 बंदरों की मूर्ति दी थी। ऐसा बहुत सारे संग्रहालयों में तक लोग लिखते हैं, और मैंने कुछ स्रोत इकट्ठे किए हैं, कुछ लेख भारत में पत्रिकाओं में भेजे, कि ना जाने कहाँ से ये स्रोत लोगों को मिला, मुझे बताइए। मैंने संग्रहालयों में फोन करके भी पूछा कि आपके पास क्या प्रमाण है। गांधी जी ने भी नहीं लिखा। गांधी जी के पूरे वाङ्मय को मैं देख गया, 100 हिस्सों को, जितना मैं पढ़ पाया, उसमें भी कहीं जिक्र नहीं है फूजी गुरुजी के संदर्भ में उन 3 बंदरों की मूर्ति का। हाँ, गांधी जी ने कहा है कोबे में किसी एक सज्जन ने मुझे ये मूर्ति दी थी, लेकिन फूजी गुरुजी ने इसका जिक्र नहीं किया। तो ये बात फूजी गुरुजी और गांधी जी के बारे में है। 2-3 बातें और मेरे पास, मुझे लगता है 10-20 मिनट हैं, अगर और कुछ बातें मैं जोड़ना चाहता हूं, अगर समय हो तो। जी बिल्कुल है, बिल्कुल। हाँ, एक चीज है भारत जापान के संदर्भ में, ये है कि जापान का विरोध जापान के राष्ट्रवादी कवि योने नोगुची ने भी नहीं किया। जब उनका एक तरीके से कहें टैगोर के साथ पत्र व्यवहार हुआ, टैगोर ने राष्ट्रवाद किताब और जापान का राष्ट्रवाद एक तरीके से देखा उन्होंने, तो समझा भी कि इसके बुरे असर हो सकते हैं। गांधी जी भी उसको समझते थे उस समय, और आगाह करते थे कि ऐसा हो सकता है। तो यहाँ के जो राष्ट्रवादी कवि थे और बड़े कवि थे, उन्होंने भी जापान का पक्ष लिया उस समय, जब टैगोर और उनकी बातचीत, पत्र व्यवहार हो रहा था। तब मुझे एक चीज जो पढ़ने को इसी आत्मकथा में मिली कि फूजी गुरुजी या निचिदात्सु फूजी ने, जो कि धार्मिक व्यक्ति थे और एक तरीके से कहें अपने को इस विषय पर बोलने से, लिखने से बचा सकते थे, उन्होंने साफ अपनी आत्मकथा में जापान की आलोचना की है। असंभव बात मुझे लगती है, क्योंकि जापानी व्यक्ति जापान का विरोध कर दे, ये देखने में बहुत कम आता है, बहुत कम आता है। ठीक है। और उस समय गांधी जी का एक ईसाई थे जापानी, उनसे संवाद भी हुआ, और थोड़ी नाराजगी भी उनको लगी कि जापानी लोग यहाँ पे व्यापारी कपड़े भेज रहे हैं, हम इंग्लैंड का कपड़ा जला रहे हैं, और हमें जापान का कपड़ा भी नहीं लेना है, इससे भारतीय लोगों का रोजगार छिन जाएगा, भारतीय लोगों के हाथ कट जाएंगे, भारतीय लोगों का जो एक तरीके से कहें कि अर्थव्यवस्था में हाथ होना चाहिए वो नहीं स्थापित हो पाएगा, क्योंकि जापान बड़े सस्ते, आकर्षक लेकिन खराब कपड़े भेज रहा है। गांधी जी ने विरोध किया था इसका उस समय, कपड़ों की होली जलाई थी, और उसी समय जापानी व्यापारी और नेता लोग वहां पर आ रहे थे। एक नेता साइतो जी के साथ गांधी वाङ्मय में बड़ी बातचीत है, कई बार बातचीत है, आप पढ़ सकते हैं उसको। तब फूजी गुरुजी का ये कहना कि जापान अपने सस्ते आकर्षक कपड़ों से भारत का रोजगार छीन रहा है, ये स्पष्ट शब्दों में लिखा अपनी आत्मकथा में। उस समय वो 90 वर्ष के रहे होंगे जब उन्होंने ये अपनी आत्मकथा लिखी है, लिखवाई। ये बात है लगभग 1975 में उनकी आत्मकथा आई है। 1985 में उनका लगभग 100 वर्ष की आयु में उनका देहांत हुआ। तो अच्छी याददाश्त रही होगी, अच्छे स्वस्थ व्यक्ति थे और दुनिया भ्रमण करते थे, भारत बहुत बार आए थे। तो उन्होंने ये चीज जब विरोध में कही, मुझे लगा कि बहुत बड़ी बात है कि धार्मिक व्यक्ति होते हुए भी जापान उनका एक बड़ा स्थल था जिनको काम करना था। अगर वो ऐसी बात कहेंगे तो हो सकता है उनके आगे परेशानियां हों, किसी के भी आगे परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट विरोध किया। गांधी जी के बिल्कुल समर्थन में उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। तो ये बात पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं रोमांचित भी हुआ,
और मुझे लगा कि देखिए प्रभाव है गांधी जी का उनके ऊपर। और फिर गांधी जी की एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ, ये अंतिम बात होगी मेरी आज की बातचीत की, कि गांधी जी ने अपनी जो एक तरीके से कहे प्रार्थना है, जिसमें उन्होंने अनेक धर्मों की बातें जो भी हैं, मोती कहें, उनको अपने प्रवचनों में शामिल किया। तो उसमें पहला प्रवचन सुबह और शाम का ये है, जो मैंने आपको बताया, नाम्यो हो रेंगे क्यों, जो उन्होंने निचिदात्सु फूजी से सुना था। और ये 2 महीने तक गांधी आश्रम में रहे वर्धा में। तो एक उनके पास छोटा सा ड्रम होता था गोल, जिसको ताइको कहते हैं जापान में, हाथ से बजाते हैं उसको, ढोल सा होता है छोटा सा पतला सा, जिसको हाथ में पकड़ के बजा सकते हैं, वो ताइको बजा के यही नाम्य हो रेंगे क्यों, नाम्य हो रेंगे क्यों का जाप करते थे। और कहते थे इसी से जीवन या उनकी जो शिक्षा है बुद्ध की, वो पूरी होती है, सब कुछ इसी में समाया हुआ है नाम्य हो रेंगे क्यों का। तो गांधी जी ने इसे अपने एक तरीके से कहें प्रवचन भजनावली में शामिल कर लिया। तो एक 2 महान व्यक्तियों का एक तरीके से कहें मिलन हुआ, मिले, उन्होंने एक दूसरे को प्रभावित किया। निचिदात्सु फूजी जी 16 साल छोटे थे गांधी जी से, और गांधी जी को एक तरीके से आदर्श मान के उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, माई नॉन वायलेंस। और उन्होंने भारत में 7 जगह विश्व शांति स्तूपों की स्थापना की, राजगीर, धौलागिरी, वर्धा में भी है, उड़ीसा में भी है, अनेक जगहों पे, दिल्ली में भी है। उनके शिष्यों ने वो इस बाद में स्थापित किए हैं। तो एक तरीके से कहें कि ये बड़ा काम भारत जापान संबंध को बनाने का इन 2 महान शख्सियतों के द्वारा हुआ। गांधी जी ने जापान के बारे में बहुत कुछ लिखा, जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे तब से लेकर जब एक तरीके से कहें जापान पर परमाणु बम का हमला हुआ, हिरोशिमा नागासाकी, उसके बाद भी लिखा। और पत्र भी लिखा था उससे पहले 1942 में जापानियों के नाम पर, कि जो वो कर रहे हैं वो उनको नहीं करना चाहिए, जो एक तरीके से कहें साम्राज्यवादी स्वरूप था, उसकी गांधी जी ने भरसक आलोचना की थी। बाद में राजनीतिक संबंध बहुत अच्छे हुए, कुछ दिनों तक संबंध एकदम से कहें कि खत्म से तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन कोई संबंध जापान और भारत का नहीं दिखता है कुछ सालों तक, नेहरू जी के बाद से लेकर 1984 तक। फिर उसके बाद राजनीतिक संबंध बने। सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी और यहाँ की सरकार ने एक तरीके से ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्थापित की। फिर ऐसा हुआ कि हर साल भारत के प्रधानमंत्री और जापान के प्रधानमंत्री मिलेंगे, भारत और जापान बदल बदल कर, और बहुत अच्छा संबंध भारत जापान का बना हुआ है। जापान ने दुनिया में जिस देश को सबसे ज़्यादा ऋण दिया है, एक तरीके से कहें एडीए कहते हैं उसको, हाँ कुछ ऐसा ही नाम है शायद, तो सबसे ज़्यादा जापान ने भारत को ऋण दिया है। भारत के लोग भी जापान को बहुत स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, जापान के लोग भी भारत को बहुत अच्छा मानते हैं, एक तरीके से कहें। तो यही मेरी बातचीत का पूरा सार है। और कोई प्रश्न हो तो उसमें मैं कुछ बातें करना चाहूँगा, कुछ बातें मैं भूल गया हूँ तो मैं बार उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। और कुछ तथ्य अगर गलत आ गए हों तो उसको सुधार कीजिएगा। जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे या बाद में फेसबुक या इस मंच पे सुनेंगे, उन सभी का धन्यवाद, नमस्कार, आभार। जी डॉक्टर साहब, बहुत संक्षेप में लेकिन सारगर्भित तरीके से आपने भारत जापान के संबंध और पूज्य गुरुजी महात्मा गांधी के संस्मरणों पर प्रकाश डाला। और इस संदर्भ में नाम तो बहुत से आएंगे, इतनी संक्षिप्त चर्चा में संभव भी नहीं होता, लेकिन लक्ष्मीधर मालवीय जी को जरूर मैं याद करना चाहूँगा कि कितने वर्ष वो जापान में रहे और वहाँ से लगातार जनसत्ता के लिए वो लिखते रहे। मालवीय परिवार के ध्वजावाहक होकर और वहाँ वो रहे, और ऐसे बहुत नाम आएंगे। लेकिन जापान को जब हम लोग याद करते हैं तो चेरी फूल के देश के रूप में याद करते हैं जी, हाइकू के लिए याद करते हैं, बासो जैसे कितने कवि हुए और उनकी जो दार्शनिकता है, निस्संगता है, उसके लिए हम लोग याद करते हैं। और ये अलग बात है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जब जापान में जब व्याख्यान दिया तो वहाँ एक बितंडा खड़ा हुआ, और शायद रविन्द्रनाथ टैगोर को
बहुत अच्छा सवाल है गांधी जी को लेकर। यहाँ के इतिहास में, यहाँ की पाठ्य पुस्तकों में गांधी जी पढ़ाए जाते हैं। गांधी जी यहाँ पर एक तरीके से कहें कि आ, पिछले कुछ साल पहले यहाँ पे एक जगह है, छोटा सा रेगिस्तान का इलाका है। रेगिस्तान नहीं कहेंगे, वहाँ पे थोड़ा सा रेत, समुद्र से ऐसा कुछ हुआ कि वहाँ पे रेत इकट्ठा है। वहाँ पे एक रेत म्यूजियम है। तो कुछ साल पहले ही वहाँ पे रेत म्यूजियम में कुछ कलाकार कुछ सालों तक के लिए एक कोई रूप चुनते हैं या कोई एक थीम बनाते हैं, उसमें गांधी जी का विषय बनाकर और दर्शाया गया। भारत भी था उसमें, भारत का ही विषय था, उसमें गांधी जी दिखाए गए। गांधी जी की मूर्ति यहाँ पे हिरोशिमा में इस साल लोकार्पण किया। मोदी जी आए थे तो उन्होंने जो हिरोशिमा पीस पार्क है, एटॉमिक बॉम्ब के बाद वहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं, देखते हैं। तो उस पीस पार्क में वहाँ गांधी जी की मूर्ति स्थापित की गई है। जितने भी लोग हैं पाठ्य पुस्तकों से, इतिहास से सब जानते हैं। अहिंसा के पुजारी के रूप में सभी लोग दुनिया में जानते हैं, जैसे पूरी दुनिया जानती है। और मुझे लगता है बस एक बहुत बड़ा नाम भारत का, बहुत बड़े व्यक्ति गांधी जी के बारे में जब मैं यहाँ पढ़ाता हूँ तो हाँ, वो सभी लोग जानते हैं कि हाँ, गांधी जी की जो शिक्षा है हमारे स्कूल में हम सब लोगों को दी गई है। विश्वविद्यालय स्तर पर भी अगर कोई पढ़ना चाहता है अलग से तो उसकी स्टडीज है, लोग पढ़ते हैं, जानते हैं। तो इस तरीके से गांधी जी यहाँ पर प्रचलित हैं, लोग जानते हैं सभी लोग। दुनिया में ऐसा कौन होगा जो उनको नहीं जानता होगा, उनकी शिक्षा नहीं मानता होगा। और गांधी जी की जो शिक्षा है, कुछ लोग उसको आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर अहिंसा का, एक तरीके से कहें जापान ने परमाणु हिंसा और जो अपनी हिंसा थी उसको दूसरे विश्व युद्ध के बाद छोड़ा है, तो अहिंसा का एक तरीके से पुजारी देश बन चुका है। हालांकि राजनीतिक कारणों से कभी बदलाव आते रहते हैं, लेकिन समाज के स्तर पे वह अहिंसा पूरे देश को प्रिय लगती है। तो गांधी जी उस मामले में उनको अपने आदर्श लगते हैं कि हाँ, उन्होंने अहिंसा के लिए अपना जीवन सर्वस्व किया, अहिंसा का ही उपदेश पूरे जीवन में दिया उन्होंने। तो लगता है गांधी जापान के लोगों को कि हाँ, गांधी जी हमारे आदर्श हैं एक तरीके से अहिंसा के रूप में। कोई और सवाल आए तब तक हेलो। डॉक्टर साहब, मुझे जो याद आ रहा जी है, साईजी माकिनो जी की किताब है भारतवर्ष में 45 वर्ष। जी जी और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो उनका अगर भारत आना हुआ तो शायद फूजी गुरु जी की बिल्कुल, जरूर कोई भूमिका रही उन्हीं की होगी। भूमिका थी। फौजी ये तो गुरुजी उनके गुरु सेवाग्राम आ थे। रहे फौजी गुरुजी उनके गुरु थे। थे। आपने और हाँ, अच्छा, मैं बहुत जी जी बहुत जी। जिक्र नहीं कर पाया। मुझे लगा कि यहाँ रात के 12:30 बज रहे हैं, तो मुझे लगा बातचीत सवाल में भी कुछ आएगी तो और लेकिन जल्दी नहीं है, मेरी कल छुट्टी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगा बातचीत के लिए थोड़ा समय होगा, बातचीत में भी कुछ सवाल आएंगे। तो फूजी गुरुजी ने ही उनको भेजा था। वो दूसरे विश्व युद्ध में जापान हार गया, उसके बाद एक मनोदशा जो साइजी मकीनो की जो सेना में थे, एक निराशा की स्थिति बनी। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे में क्या कर सकता हूँ, कहाँ जा सकता हूँ, मेरे मन को चैन नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है। तो उन्होंने, फूजी गुरुजी ने ही सुझाया कि तुम्हें वर्धा जाना चाहिए। तो वर्धा शांति निकेतन फिर वो गए, वहाँ रहे। उनके मन को भी एक तरीके से कहें कि आराम मिला। और वहीं मैंने उनकी डॉक्यूमेंट्री देखी जो उनकी बेटी ने मुझे हिरोशिमा से भेजी है, सेत्सु माकिनो जी ने। तो उन्होंने अपने प्राण भी वहीं भारत में ही त्यागे, और उन्होंने भारत जापान संबंध में भाषा के स्तर पर, आपने कहा कृषि विज्ञान की शिक्षा दी, शांति निकेतन रहे, मध्य प्रदेश कई स्थलों पर रहे गए। और जब मैंने उनकी डॉक्यूमेंट्री देखी तो मुझे एकदम से लगा कि उनके मन के अंदर कैसे भारतीय एक आत्मा थी, जिसका उन्होंने निर्वाह किया, उनके परिवार ने भी। तो उसका संबंध तो दिखता ही है एक तरीके से। मैंने उनकी आत्मकथा, वो एक तरीके से कहें जो भी चीज़ें हैं, भारतवर्ष में मेरे 45 वर्ष वो पढ़ी है, पढ़ने का मुझे अवसर मिला है। जी बिल्कुल, हम क्षमा चाहेंगे, हम भूल ही गए थे कि जापान की घड़ी बहुत नहीं आगे नहीं नहीं होगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा साढ़े कोई, 12 बजे। ऐसी कोई बात नहीं है जी। जी। और डॉक्टर कोई भी विनोद कुमार प्रश्न करना श्रोत्री चाहें, मुझे जी। अच्छा लगेगा बातचीत में। जी जी। प्रोफेसर विनोद कुमार श्रोत्री जी जुड़े हैं, जो आईटीएम विश्वविद्यालय में विधि विभाग
के वरिष्ठ अध्यापक हैं, अधिष्ठाता रहे जी हैं। संभवतः श्रोत्री जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं। जी। भारतवर्ष में 45 साल पढ़ते हुए पता चला कि वे तो सेवाग्राम के लिए आ रहे थे, माकिनो जी। जी जी जहाज में ही उनको अपनी जीवन संगिनी मिली, और फिर शायद वो कुछ समय सेवाग्राम में रहे भी। नूराबाद में एक टेकरी है, छोटी सी पहाड़ी पर एक स्कूल उस समय खुला था, जहाँ वो कैसे पहुंचे ये अपने आप में एक रोचक विषय है। और उनकी बेटी सेसु माकिनो मणिपुरी नृत्य की में पारंगत नृत्यांगना है, अब जी जापान में ही रहती हैं। कंपैरेटिव फिलोसफी या कंपैरेटिव रिलीजन, तुलनात्मक धर्म अध्ययन में उन्होंने पढ़ाई की। जी तो ये कुछ बातें मुझे याद आती रहीं। मैं रणधीर जी से अनुरोध करूंगा कि समय को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई का संचालन करें। ये कर नमस्कार। अभी हमारे दो साथी ने डायरेक्ट सवाल हमसे पूछ दिया है, वो हमारे इनबॉक्स में। एक तो वो जापानी साम्राज्यवाद को लेके क्या समझते थे, क्या उनकी दृष्टि गांधी से मिलने के बाद बदली, जिस तरीके का आलोचना उनको रविन्द्रनाथ टैगोर से देखने को मिला, क्या गांधी के इंटरेक्शन के बाद जापानी साम्राज्यवाद के प्रति उनकी रवैया में कुछ बदलाव आया। दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, वो कह रहे हैं कि वो बुद्धिज्म के जगह कोई और रिलीजन के अच्छाइयों को क्या वो देख पा रहे हैं। जी 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 पहला जो सवाल है, उस समय जापान में एक तरीके से कहें साम्राज्यवादी जो स्वरूप उसने अपना रखा था, उसका फूजी गुरुजी ने, निचिदात्सु फूजी ने विरोध एक तरीके से किया, जो उनकी आत्मकथा के शीर्षक में भी लगता है। जब वो वहाँ वर्धा में थे तो अंग्रेज सरकार ने उनको सोचा कि ये किसी तरीके से स्पाई या कुछ ऐसा हो सकते हैं, तो उनको वहाँ से जाना पड़ा, या वो ले गए किसी तरीके से, वहाँ कुछ समय ही बिता पाए। और उन्होंने जापान का ही नहीं, अंग्रेज सरकार का भी साम्राज्यवाद एक तरीके से देखा कि भारत में किस तरीके से मेरे साथ क्या हो सकता है। उनको वहाँ से बलपूर्वक हटाया गया या हटना पड़ा वहाँ से। और उनको इस तरीके से लगा कि अंग्रेज सरकार को कि ये जापानी कुछ उपचर या कुछ हो सकते हैं या हमारे शासन के लिए खराब काम कर सकते हैं, तो उनको वहाँ से हटाया गया या कुछ ऐसा हुआ, ऐसा संकेत मिलता है। दूसरी बात है, मैंने आपको बताया कि जापानी व्यापार का और जापानी तरीकों का उन्होंने विरोध किया है। जैसे उन्होंने जापान चीन पर, कोरिया पर, दूसरे देशों पर कर रहा था, उसका संकेत तो नहीं मिलता है, लेकिन हाँ ये पता चलता है कि किसी भी तरीके की हिंसा का विरोध वो अपने जीवन भर करते रहे लगातार। और उन्होंने चाहे जापान की हिंसा हो, चाहे ब्रिटिश हिंसा हो भारत में, या किसी भी तरीके की किसी देश के द्वारा हो, उसका उन्होंने विरोध किया। इसीलिए उन्होंने माय नॉन वायलेंस अपनी किताब का नाम ही दिया है, मुझे लगता है। दूसरी बात यह है कि दूसरे धर्मों के प्रति उनके मन में क्या था। मुझे इसका संकेत तो नहीं मिला कि ईसाई धर्म या हिंदू धर्म के प्रति क्या उन्होंने सोचा। और गांधी जी ने जब वो उनसे वो तल्ख बात की कि बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है वो हिंदू धर्म ने लगभग कमोवेश अपना ली है, तो उनका क्या जवाब था, उस पर वो चुप हो गए। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न क्या किया गया, इसका जिक्र तो नहीं आता है। लेकिन हाँ, वो सच्चे जो बौद्ध भिक्षु हो सकते हैं या गुरु हो सकते हैं, उसके रूप में उन्होंने जीवन भर अपना काम किया। और जो शांति स्तूप हैं उनका ही एक तरीके से प्रचार पूरी दुनिया में करते रहे कि इसी से पूरी दुनिया में शांति आएगी, इसी धर्म से पूरी दुनिया में सद्भाव आएगा, इसी से सबको अच्छाई की राह मिलेगी। बस ऐसा वो लगातार कहते रहे, करते रहे, जब तक वो जिए 100 साल तक। आपने अध्यापक पूर्ण सिंह की याद दिलाई तो हमको याद आया कि साहित्य अकादमी ने उनका जो मोनोग्राफ छापा है उसको कभी मैंने पूरा पढ़ा।
तो उसके शुरुआत में ही इस बात का जिक्र है कि कुछ समय शायद 1920 के आसपास अध्यापक पूर्ण सिंह ग्वालियर में रहे। यहाँ ग्वालियर पोट्री का बड़ा नाम रहा और वहाँ उन्होंने कुछ समय तक काम किया। फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि उनको जाना पड़ा। तो अध्यापक पूर्ण सिंह वहां से शायद वहां उससे पहले जापान गए होंगे या फिर यहाँ से बाद में गए होंगे। जी हाँ, पहले आए थे वो, जब वो विद्यार्थी थे तब वो यहाँ आए थे। उसके बाद फिर वो देहरादून और भोपाल में मध्य प्रदेश में उन्होंने काम किया। रणधीर जी, धन्यवाद ज्ञापित करने का कष्ट करेंगे।